हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम शुरू करने जाने वाले हैं लेक्चर नंबर 9 ऑफ ग्रेविटेशन। हमने अभी तक पूरे कॉन्सेप्ट्स देख लिए, न्यूमेरिकल्स देखे एनसीईआरटी के। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स के न्यूमेरिकल्स। चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आया होगा यहाँ पर। ओके बच्चों, तो प्लीज अगेन कॉन्सेप्ट तो आपने सीख लिए, तो प्लीज पॉज करके ट्राई करिए आप। ठीक है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया होगा, राइट। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द surface of moon would have same velocity at any instant, have different acceleration, experience force at same magnitude, and D is undergo change in the inertia. Okay, so basically दो ऑब्जेक्ट मून पे गिर रहे हैं, है ना। देखो ये अपना मून हो गया, राइट। दिस इज आवर मून, और लेट्स से द ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड दिस द ऑब्जेक्ट नंबर 2। करेक्ट। मास डिफरेंट होगा, लेट्स से m1 है मास, यहाँ पर m2 होगा। सो हमें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है, मतलब ये नीचे गिर रहा है, ये नीचे क्यों गिरता है? बिकॉज उसको मून अट्रैक्ट करता है, तो मून की ग्रेविटी होगी जी एम, है ना। उसका फॉर्मूला होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। अरे अर्थ हो या मून हो, ये फॉर्मूला तो सेम रहेगा। हाँ, अगर मून है तो ये मास किसका? मून का। ये रेडियस किसका? मून का। हाँ, मून का होगा, नो डाउट। हमें पता है ग्रेविटी कितनी है, दिस 1/6 द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ओके, नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ओके, तो ये भी ऐसा गिर रहा होगा बिकॉज उसको मून अट्रैक्ट कर रहा है। अब ग्रेविटी दोनों की सेम है, बिल्कुल। एक्सेलरेशन क्या होगा इसका? अगर ए है तो इसका भी एक्सेलरेशन ए ही होगा, क्योंकि ग्रेविटी ही एक्सेलरेशन है ना। जो पुल है ग्रेविटी का, मून जो पुल कर रहा है, तो वही तो एक्सेलरेशन है, राइट। तो अगर लेट से एक्सेलरेशन सेम है तो चेंज इन वेलोसिटी सेम है। तो मतलब कि अगर लेट से एट दिस इंस्टेंट वेलोसिटी v1 है तो इसकी कितनी होगी? v1। एट दिस इंस्टेंट वेलोसिटी v2 है तो इसकी भी कितनी होगी? v2, बिकॉज चेंज तो वेलोसिटी का सेम होगा ना, एक्सेलरेशन सेम है तो। So answer has to be option number A. I hope the point is very much clear. Okay, let's go for the next one. Then now, all right, let's go for the next. Option number A is the answer. It's a very simple question, बहुत simple है, पर यहाँ पर बच्चे confuse हो जाते हैं कि acceleration ले same velocity, concept clear होना चाहिए. Okay, all right, let's go for the question number 2. Please again I'm telling you, please pause करिए वीडियो और ट्राई करिए खुद से। आई एम श्योर आप सब लोग नोट्स एंड पेन लेके बैठे हो और पूरा लेक्चर बना रहे हो, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स गो फॉर सेकंड क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज पुट वन बाय वन, है ना। ऑब्जेक्ट इज पुट वन बाय वन इन 3 लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट डेंसिटी। लेट्स से एक ये वाला ऑब्जेक्ट, ये कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर, और ये तीसरा कंटेनर, है ना। इसका डेंसिटी होगा लेट्स से ρ1, इसका डेंसिटी होगा ρ2, एंड इसका डेंसिटी होगा ρ3. Density is different. Rho is density, right? This is density, correct. Now, the object floats with 1/9, 2/11. Let's see, यहाँ पर कितना? 1/9, 2/11, and 3/7 parts of their volume outside the liquid. इतने parts outside है, तो मतलब ये वॉल्यूम किसका है? V1 का, ये V2 का, और ये V3। ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। बेसिकली दिस द ऑब्जेक्ट वॉल्यूम आउटसाइड लिक्विड, जो बाहर है लिक्विड का, है ना, जो बाहर है लिक्विड का, ठीक है। फाइंड द रिलेशन ऑफ डेंसिटीज। तो कौन सा डेंसिटी ज्यादा है? यहाँ पर जो ना प्योर लॉजिक है, पहले तो ना 1/11, 2/11, 3/7 पार्ट ऑफ वॉल्यूम, दैट इज लाइक 1/9 ऑफ V1, है ना, जो बाहर है। ये V1 क्या होगा? फ्लोटिंग आउटसाइड, तो V1 डैश ले लो, ये V2 डैश ले लो, ये V2, V3 डैश ले लो, V3। मतलब बेसिकली ये V1 इज अ टोटल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ये इतना वॉल्यूम होगा, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट है ना, ये पूरा, तो इसका पूरा वॉल्यूम V1 है। और जो बाहर है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो बाहर है वो है कितना? V1 डैश। सिमिलरली यहाँ पर कुछ वॉल्यूम होगा, लेट्स से ये ऑब्जेक्ट होगा V2, ये पूरा ऑब्जेक्ट है V2 वॉल्यूम का। जो बाहर है मतलब ये वाला पार्ट, वो क्या है? V2 डैश। सिमिलरली आई होप अंडरस्टैंड फॉर V3, ठीक है। तो पहले तो निकालो 1/9 कितना परसेंटेज होता है, 2/11 कितना परसेंटेज होता है, और 3/7 कितना परसेंटेज होता है, ठीक है। ऑलराइट, और ऑब्वियसली ये V1, V2, V3 तीनों सेम है, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट को हमने 3 अलग अलग लिक्विड में रखा है, ठीक है। तो V1 हैज टू बी इक्वल्स टू V2, दैट इज इक्वल टू V3, क्योंकि एक ही लिक्विड है, एक ही ऑब्जेक्ट है ना, जो अलग अलग जगह पर गया है, ठीक है। पर V1 डैश, V2 डैश एंड V3। अब डैश लिखने की जरूरत नहीं है ना, V1 लिखते हैं, सही है। V1, V2 एंड V3, ये सही है। ऑलराइट, समझिए ना, मतलब एक ही वॉल्यूम, एक ही ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक ही वॉल्यूम होगा, क्यों? क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है, अलग अलग लिक्विड में डाला। जब ये ऑब्जेक्ट को मैंने ये लिक्विड में डाला तो इतना फ्लोट कर रहा बाहर,
जब ये वॉल्यूम को मतलब ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा तो इतना बाहर है, और ये ऑब्जेक्ट को सेम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा तो ये ऑब्जेक्ट पूरा वॉल्यूम भी कितना बाहर है, इतना बाहर है, ठीक है, इतना बाहर। तो अब पहले तो परसेंटेज निकाल लो, कितना परसेंटेज बहुत ज़्यादा बाहर है। 1/9 मतलब कितना परसेंटेज होता है, 1/9 परसेंटेज में कितना होगा, मल्टीप्लाई 100 कर दो, ठीक है, ये कितना होगा, ठीक है, 9 1 जा 9, 1 बचा, 9 1 जा 9 मतलब 11 पॉइंट अगेन सम 11%, रफली 11% हुआ ये, ठीक है। व्हाट इज 2/11% कितना होगा, 2/11 मल्टीप्लाई 100 कर दो, है ना, तो दैट विल बी 200/11, ठीक है। 11 1 जा होगा, 11 2 से तो 22 हो जाएगा, तो नहीं होगा, 11 1 जा 11 बचा कितना 9, तो यहाँ पर 9 चला गया, 11 8 जा 88 पॉइंट समथिंग, मतलब 18% समथिंग होगा, 18, ये कितना परसेंट है 11, ये कितना परसेंट है 18, ठीक है। 3/7 देख लेते कितना है, 3/7 इंटू 100 दैट इज 300/7, तो 7 4 जा 28, 2 बचा यहाँ पर गया, 7 2 जा 14, सम 42%। ये रफली परसेंटेज इसलिए निकालता है कि मुझे आइडिया कि कौन ज़्यादा बाहर है, तो मुझे ये पता चला आफ्टर परसेंटेज कि ये वॉल्यूम मतलब ये ऑब्जेक्ट 11% बाहर है, ये ऑब्जेक्ट 18% बाहर है, और ये ऑब्जेक्ट 42% बाहर है। तो इसका डेंसिटी कितना था, ρ1, तो d1 दिया, यहाँ पर d1 दिया, ठीक है, वो d1 से डिनोट कर रहा है, ओके ओके, नो इशू, आई एम जस्ट टेकिंग d1 d2, ये है d1, ये है, अच्छा स्मॉल दिया, हाँ यार ठीक है, स्मॉल दिया, d1 d2 एंड d3, ओके, ये क्या है डेंसिटी, ठीक है। ये परसेंटेज क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट आउटसाइड, जो बाहर निकला है। चलो किसी को कुछ कॉन्सेप्ट पता नहीं, कोई नहीं पता, चलो फिर भी हम थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, ज्यादा बाहर है उसका मतलब क्यों, क्योंकि उसको ज्यादा फोर्स लग रहा है नीचे से, है ना, तभी तो बाहर ज्यादा है ना। अरे फोर्स ज्यादा यहाँ से लगेगा, ये कौन सा फोर्स लगा रहा है, बॉयंसी फोर्स, लेट्स से 3, यहाँ पर कौन सा लग रहा है, बॉयंसी फोर्स, इट इज 2, सेकंड लिक्विड थर्ड लिक्विड, और यहाँ पर बॉयंसी फोर्स लेट्स से 1। जो ज्यादा बाहर है वो बाहर क्यों है, क्योंकि नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा, अरे तभी तो, अरे ये फोर्स थोड़ा कम है इसलिए तो 11% बाहर है, ये थोड़ा ज्यादा है इसलिए 18% ज्यादा है, 18% बाहर है, और ये बहुत ज्यादा है इसलिए 42% बाहर है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो जो जितने ज्यादा फोर्स होगा, नीचे वाला फोर्स कौन है, मतलब नीचे से कौन लगा रहा है ऊपर फोर्स, बॉयंसी, ठीक है। तो बॉयंसी फोर्स होता क्या है, तो कॉन्सेप्चुअली हमें पता है व्हाट इज अ बॉयंसी फोर्स, रो ऑफ फ्लूइड, ग्रेविटी एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। यहाँ पर डेंसिटी की बात आ रही है, डेंसिटी, तो डेंसिटी किसकी, फ्लूइड की, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो हमें पता है बॉयंसी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब जितनी ज्यादा डेंसिटी उतनी ज्यादा बॉयंसी, जितनी ज्यादा डेंसिटी, तो डेंसिटी अगर बढ़ी किसके, फ्लूइड की ऑब्वियसली, तो बॉयंसी बढ़ जाएगी। कहाँ बॉयंसी सबसे ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, तो इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, मतलब ये सबसे ज्यादा, d2 इससे कम, और d2 d1 से ज्यादा, d3 सबसे ज्यादा है ना, d3 सबसे ज्यादा, d2 d1 से ज्यादा, d1 सबसे कम, इसलिए तो देखो ना थोड़ा सा बाहर निकला, इसमें थोड़ा ज्यादा, इसमें बहुत ज्यादा डेंसिटी ज्यादा है, जितनी ज्यादा डेंसिटी बॉयंसी फोर्स ज्यादा लगाएगा, जितना ज्यादा बॉयंसी फोर्स उतना बाहर निकल जाएगा, ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। आई होप समझ गए होंगे आप, वैसे इंटेलिजेंट तो हो ही आप लोग ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, बट थोड़ा सा ये समझना जरूरी था। ऑलराइट, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। प्लीज रिवाइज द कॉन्सेप्ट, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो पहले कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लो, वीडियो को मेरी 2x पे देखो, मुझे पता है मैं थोड़ी लंबी वीडियो बताता हूँ, पूरा कॉन्सेप्चुअल कवर करता हूँ, तो प्लीज वॉच ऑन 2x, ठीक है। 2x पे बहुत बढ़िया वीडियो, मतलब मुझे लगता है 2x पे वीडियो देखना इज लाइक अ गुड थिंग, टाइम भी थोड़ा कम होगा एंड फटाफट रिविजन तो 2x पे ही देखना है, फर्स्ट टाइम भी देख सकते हो, 1.5 से स्टार्ट करो, 2x पे चलेगा 3, ठीक है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ऑलराइट, what is question number 3? The value of quantity g is in a law of gravitation depends on mass, depends on radius, depends on both mass, it is independent. Capital G is independent. जो ये है ना कैपिटल जी, व्हाट इज दिस, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये एक 1798 मतलब 17th सेंचुरी में हेनरी कैवेंडिश, इन भाई साहब ने फाइंड किया था द वैल्यू ऑफ जी यूजिंग सम
टॉर्सनल एक्सपेरिमेंट और एक लेजर एक्सपेरिमेंट भी करा गया था, जहाँ पर हमने ये वैल्यू फाइंड करी। इसकी वैल्यू आती है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो ये वैल्यू है ना कांस्टेंट आती है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनीथिंग, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी मीडियम। और कोई भी दो ऑब्जेक्ट का लो, खाली अर्थ पे नहीं, पूरी यूनिवर्स का कोई भी दो ऑब्जेक्ट लो, उन दोनों बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आएगा प्रोपोर्शनलिटी को निकालने के लिए जो कांस्टेंट यूज करते हैं वो यही रहेगा अप्रोक्सीमेटली। तो इसको हम कांस्टेंट मानते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, इट इज इंडिपेंडेंट। ऑल राइट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। प्रेस कर दो क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, चलो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। So the weight of an object at the center of Earth of radius r is, weight पूछा है। पहले तो weight क्या होती है? weight होती है फोर्स, कौन लगाता है? अर्थ है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। कितना होता है? मास इनटू ग्रेविटेशन। क्यों? ये कोई भी फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सीलरेशन, और मास इज कांस्टेंट, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg आता है फोर्स। बढ़िया। तो ये है हमारी धरती माँ, ठीक है। ये हमारा क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। अगर हम यहाँ पर है तो इतना वेट लगाएगी, अगर हम यहाँ पर है तो थोड़ा कम फोर्स लगाएगी, मतलब कम वेट लगाएगी। धीरे 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 करते अगर हम यहाँ पर ही पहुंच गए तो रेडियस कितना बन गया सर? 0। सर रेडियस 0 तो मतलब क्या हो गया? रेडियस 0 न्यूटन। एक्चुअली रेडियस 0 की वजह से नहीं हुआ। अगर रेडियस 0 देखोगे तो g/r²। सर आपने तो बोला रेडियस 0 gm/0²। अरे सर 1/0 तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो फिर कैसे लिखा 0 सर आपने? अरे 0 इसलिए नहीं लिखा, रेडियस इज 0। मैथमेटिक्स को छोड़ो, थोड़ी फीलिंग को समझो। अगर आप यहाँ पहुंच गए, देयर इज नो मास, मास अर्थ का है ही नहीं। सेंटर पे क्या मास? एक फुटबॉल है बड़ा सा, उसके सेंटर तक चले गए, सॉलिड फुटबॉल है, सॉलिड बॉल है, चलिए फुटबॉल छोड़ो, सॉलिड बॉल है, अंदर तक चले गए। सरफेस पे देखो कि मास है, हाँ बड़ा सा मास है, और थोड़ा अंदर के, हाँ थोड़ा छोटा सा, और थोड़ा छोटा, सेंटर पे चले गए, कितना मास? क्या? कुछ भी नहीं। अरे यार देखो ये है ना, यहाँ पर बोलो कितना मास? अरे सर इतना। फिर यहाँ तक चले गए तो कितना सर? इतना। फिर यहाँ पर कितना सर? इतना। सेंटर पे कोई मास ही नहीं। नो मास मतलब नो ग्रेविटी, नो ग्रेविटी मतलब 0, ठीक है। सो आंसर इज 0 न्यूटन। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दिस ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट्स, है ना। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो मैं हर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन को ऑब्वियसली मैं लीव कर रहा हूँ एग्जाम्पल्स के, एनसीईआरटी के भी, जो मतलब बहुत ही सिंपल से है और जो मैंने बहुत ही ईजी में कॉन्सेप्ट में समझा दिए थे, वो कॉन्सेप्ट, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं लीव कर रहा हूँ। और बाकी जितने भी क्वेश्चन है पूरे के पूरे सॉल्व हो रहे हैं। उसके बाद एक और लेक्चर आएगा, लेक्चर 9 के बाद लेक्चर 10 आएगा, जो ओलंपियाड होगा। तो हम पूरा चैप्टर कॉन्सेप्चुअली, न्यूमेरिकली और ओलंपियाड लेवल तक प्रैक्टिस कर लेंगे। ऑलराइट, चलो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 5. An object weighs 10 Newton in air. When immersed fully in water, it weighs only 8 Newton. The weight of liquid displaced by the object will be dash. Okay, जब कोई ऑब्जेक्ट है, ओके लेट्स से, देखो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। कुछ बच्चे तुक्का भी मार लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तुक्का नहीं, कॉन्सेप्ट चले आओ, तुक्का मत मारो, कॉन्सेप्ट चले आओ। देखो यहाँ पर ना, ये हमने स्ट्रिंग लगाई, ठीक है, ये हमने मास रखा, ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा। बेसिकली स्ट्रिंग नहीं होगी, लोग यहाँ पर ना वो लगा देते हैं, वो काटा आता है ना, हाँ, ये मेजर करता है कितना मास है, ठीक है। बिकॉज ऑब्जेक्ट नीचे है तो ऑब्जेक्ट का फोर्स नीचे लगेगा, वेट नीचे लगेगा, मतलब फोर्स नीचे लगेगी कितनी? 10 न्यूटन। कितनी लगनी? 10 न्यूटन, हवा में, एयर में, बेसिकली एयर में, ठीक है। तो चलो लेट्स सी व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट राइट नाउ इन द एयर। ब्यूटीफुल, दैट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। याद है ना, फर्स्ट चैप्टर फ्री बॉडी डायग्राम, सेकंड चैप्टर सॉरी फोर्स वाला, हाँ। तो लेट्स से ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट से डिनोट करते हैं, वन ऑब्जेक्ट है, लेट्स से नाम देना पड़ेगा, लेट्स से ऑब्जेक्ट का नाम ओ। तो कितना फोर्स लग रहा है ओ पे? सो फ्री बॉडी डायग्राम ये होता है बेसिकली, जितने फोर्स वो ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, जितने फोर्स एक्टिंग ऑन इट, नॉट बाय इट, जितने उस पे लग रहा है वो खाली ड्रॉ करो। तो इस पे कौन से फोर्स लग रहे हैं? ग्रेविटी, नीचे कितना? वेट, दैट इज mg, ठीक है, नीचे। और कोई? हाँ, बॉयंसी फोर्स, कितना? ऊपर,
बॉयंसी फोर्स किसकी वजह से? हवा की। अरे हवा में तो, अरे कोई भी फ्लूइड हो बॉयंसी तो लगाएगा। जैसे पार्शलिटी मत करो, हवा में नहीं लगेगा, पानी में लगेगा, कोई भी फ्लूइड हो बॉयंसी फोर्स पक्का लगाएगा। ऑलराइट, और दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है? ये टेंशन इन द स्ट्रिंग है ना, टी, ऊपर टी आ रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। सर इतना क्या करा रहे हो, डायरेक्टली बोलो ना वेट इतना इतना, नहीं छोड़, पूरा कॉन्सेप्ट चले जाएंगे। बेसिकली ये जो बॉयंसी फोर्स है एयर का बहुत कम होता है, उसको हम निगलेक्ट कर लेते हैं, छोड़ो, निगलेक्ट, वेरी वेरी लेस, इसलिए हम निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी टेंशन क्या होगी स्ट्रिंग की? टेंशन इज नथिंग बट वेट। तो टेंशन क्या शो कर रही है? ये रीडिंग, ये पर्टिकुलर रीडिंग शो कर रही है। रीडिंग कितनी दिखा रही है? 10 न्यूटन इन एयर। तो बेसिकली टेंशन इज 10 न्यूटन इन एयर। जो टेंशन है वही हमारी क्या हो गई? वेट। तो वेट क्या दिखाई? 10 न्यूटन। ऐसे आई वेट, ऐसे आई वेट, ध्यान से देखो, ऐसे आई वेट। आप लोग क्या बोलते हैं? हाँ सर ऑब्जेक्ट रखा है, वेट है कितना, 10, कैसा आया नहीं पता, ऐसे आई वेट। देखो, बढ़िया, क्लैरिटी मिली। ऑलराइट, ओके। उसने क्या बोला? जब वही ऑब्जेक्ट को हमने फ्लूइड में रखा तो 8 न्यूटन लगा रहा है, ठीक। तो वही सेटअप को हम यहाँ लगाते हैं, यही हमारा सेटअप, यही हमारी क्या है वो जो भी स्प्रिंग बैलेंस आती है ना वो मेजर करने की काटा, ठीक है। यहाँ पर उसकी वायर, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और आसपास अभी क्या है? पानी, नहीं नहीं सर फ्लूइड, किस नहीं पता, फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड, लिक्विड, ठीक है, फ्लूइड में लिक्विड, पर्टिकुलर लिक्विड, ओके। अब यही ऑब्जेक्ट से ओ है ना, ऑब्जेक्ट लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ओ। यहाँ पर बनाते देखो, एफबीडी बनाते ओ का। सेम सेम कॉन्सेप्ट, वेट कहाँ लगेगा? ओ पे, नीचे, ठीक है। टेंशन कहाँ लगेगी? स्ट्रिंग की ऊपर। टेंशन हमेशा यहाँ लगती है, देखो यहाँ ऊपर, जहाँ से काटते हो उसकी डायरेक्शन में, यहाँ से काटी यहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम इट, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और कौन सी फोर्स लगेगी? बॉयंसी कहाँ लगेगी? ऊपर। तो साइड में क्यों ड्रॉ किया? अरे यहाँ पर ही लग रही है, सेंटर पे लग रही है, मैं खाली यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ जा रही है ऊपर, दोनों यही पॉइंट पे लग रही है, यही पॉइंट यहीं पे लग रही है ऊपर, ठीक है। अब बता यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी? टी, जो भी सेम डायरेक्शन उसको ऐड करो, जो ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस कर दो, टी प्लस एफ बी। ये दोनों किसके इक्वल है? देखो ये किसके इक्वल है? बराबर वेट, टेंशन इन द फर्स्ट स्ट्रिंग प्लस buoyancy force is equals to weight, ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहा है? इट वेज ओनली 8 न्यूटन द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब कितना खाली वेट कर रहा है? 8 न्यूटन वेट कर रहा है, 8 न्यूटन वेट कर रहा है, मतलब कि ये दिखा रहा है टेंशन, ये टेंशन दिखाएगा। अरे 8 न्यूटन तो ये दिखाएगा ना आपको, कौन दिखा रहा है? 8 न्यूटन। एक्चुअल वेट कितना हुआ हमें थोड़ी पता, यहाँ दिखाएगा 8 न्यूटन, ठीक है। तो ये क्या होगा? 8 न्यूटन। ये कितना होगा? 8 न्यूटन प्लस एफ बी, हमें नहीं पता। दिस इज ट्रू वेट, ये एक्चुअली जो वेट ऑब्जेक्ट का, कितना वेट है हमें फाइंड किया है? 10 न्यूटन। ये तो थोड़ी ना चेंज होगा एक्चुअल वेट, ठीक है। तो बॉयंसी फोर्स कितना है यहाँ से? व्हाट इज द बॉयंसी फोर्स? 10 माइनस 8 दैट इज 2 न्यूटन। बॉयंसी फोर्स आ गया 2 न्यूटन। यहाँ से हमारा बॉयंसी फोर्स है कितना? लिक्विड का, इसका फ्लूइड का 2 न्यूटन। और हमें पता है, वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, मतलब कि अगर जब हमने ये रखा पानी में या कोई भी लिक्विड में, इतना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हो गया, तो यही तो बॉयंसी फोर्स का आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। दिस इज द बॉयंसी फोर्स इज वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। जो भी फ्लूइड इसने डिस्प्लेस किया उसका वजन बराबर बॉयंसी फोर्स लगती है ऊपर, ये तो बॉयंसी आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। तो कितना बॉयंसी फोर्स लग रहा है? 2 न्यूटन। तो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस कितना होगा? 2 न्यूटन। दैट इज अ कांसेप्ट यूजिंग आर्किमिडीज। कैसा है? आर्किमिडीज। कॉन्सेप्ट नहीं पता तो देख लो पहले कॉन्सेप्ट जाके, नहीं तो फिर सर कैसा आया कैसा आया। मुझे पता है कुछ बच्चे कैसे करते हैं, 10 न्यूटन दिया, 8 न्यूटन दिया, 2 न्यूटन ऑप्शन में दिखा, 2 न्यूटन मारो, अरे आ गया आंसर, बढ़िया। कॉन्सेप्ट के लिए जाओ, प्योर कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्योर कॉन्सेप्ट। सर ये क्या सिखा दिया, इससे अच्छा हमारा वो 10 माइनस 8 अच्छा था। अच्छा क्वेश्चन आया, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आया तो ऐसे ही निकलेगा, वैसे नहीं निकलेगा, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कर दो ये। Let's go for the question number 6. Let's try the question number 6. All right, बच्चों, let's see. I'm sure everybody is trying. अच्छे से रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट देखो एंड क्वेश्चन सॉल्व करो। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, बाद में ही न्यूमेरिकल्स पर आना है। न्यूमेरिकल में पहले मत आ जाना, नहीं तो फिर ऐसा, अरे सर क्या हो गया क्या हो गया, ऐसा करते रहोगे पूरे लेक्चर में, ठीक है, फिर मजा भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6. A girl stands on a box having 60 centimeter length,
40 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 20 सेंटीमीटर विथ। तो कुछ ऐसा बॉक्स होगा ना 3D में अगर मैं बनाऊँ तो लेंथ है 60, देखो तो ये लेंथ हो गई कितनी 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और विद लेट्स से ये विद है हमारी कितनी है 20 सेंटीमीटर, है ना। तो कुछ ऐसा बॉक्स होगा, ऐसा कुछ बॉक्स है ना 3D में अगर देखे तो कुछ इट विल बी समवॉट लाइक दिस बॉक्स। ओके, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रिक विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम व्हेन लेंथ एंड ब्रेथ फ्रॉम द बेस, मैक्सिमम व्हेन ब्रेथ एंड विड्थ। तो मैक्सिमम प्रेशर कब होगा, उस बॉक्स को कैसे रखे तो मैक्सिमम प्रेशर लगेगा। तो पहले तो प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। व्हाट इज प्रेशर, देखो बच्चों, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, करेक्ट, फोर्स अपॉन एरिया, गलत, फोर्स अपॉन एरिया नहीं, परपेंडिकुलर फोर्स। ये फोर्स कैसा होना चाहिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ना, फोर्स कैसा होना चाहिए परपेंडिकुलर। अरे परपेंडिकुलर होगा तभी ना, तो कैसे कॉन्सेप्ट देख क्या वीडियो, अरे परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, ऑलराइट। तो अगर प्रेशर बढ़ाना है, ये जो सबसे चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मुझे प्रेशर बढ़ाना है या तो फोर्स बढ़ाओ तो एरिया को कम कर दूं। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है यहाँ पर, फोर्स को तो बढ़ा नहीं सकता क्योंकि इसका जो वेट है, ऑब्जेक्ट का वेट वही फोर्स है, वो कांस्टेंट है क्योंकि वॉल्यूम को कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, डेंसिटी को कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो चेंज क्या कर सकते हैं हम, एरिया। सर एरिया कैसे चेंज करो, अरे कहा कैसे रखना है, तो सबसे एरिया नीचे कम होगा, नीचे सबसे एरिया कम कैसे हो, देखो अगर ऐसे रखे ये वाला एरिया, देखो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, लेट्स से A1 कितना होगा 60 इंटू 40, 60 इंटू 40, 6 4 24, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो ये वाला एरिया रखते हैं, ये वाला है ना, ये वाला लेट्स से A2, ये कितना है ब्रेथ 40 और ये 20, 40 इंटू 20 कितना होगा 4 2 8, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चा कौन सा, ये बाहर वाला एरिया, ये वाला, ये तो अंदर वाला ये वाला, लेट्स से A3 कितना है, ये लेंथ इंटू विथ, कितना है लेंथ इंटू विथ, हमने कौन सा लिया, लेंथ इंटू ब्रेथ ले लिया, लेंथ इंटू विथ, अच्छा ये ब्रेथ है, सॉरी सॉरी, तो ये वाला एरिया इस विथ होंगी, ओ सॉरी सॉरी ये विथ ही है, मतलब ये वाला एरिया विथ, अरे अरे सर कंफ्यूज कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ठीक है लेंथ इंटू विथ, सॉरी 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 लेंथ इंटू विथ कितना है विथ 20, तो 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, इट इज 60 इंटू 40, 6 4 24, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे अब तो क्लियर है ना, अरे हाँ यार हो जाती गलती थोड़ी, ऐसा मैंने एरिया ले लेकर ठीक है, ठीक है। Alright, so basically if you see on all the three areas, the least area is given by this A2, A2 क्या है 40 into 20, what is 40 breadth and what is 20 width। जब breadth और width को सबसे नीचे रखेंगे या वो वाला एरिया लेंगे तो प्रेशर सबसे ज्यादा होगी क्योंकि एरिया सबसे कम है, ठीक है, तो वो वाला लेंगे। तो जो भी ऑप्शन है आई थिंक option number B, I think option number B is the correct। Okay, let's go for question number 7, let's go for question number 7। चलो 7वां क्वेश्चन देखते हैं, कर दो सॉरी कर दिया सॉरी मैं थोड़ा, तो ठीक है आपने पॉज कर देना थोड़ा आगे, वो तो स्मार्ट हो हम लोग, कैसे करना पता है आपको, चलो बढ़िया। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। सपोज ग्रेविटी ऑफ अर्थ सडनली बिकम 0, ओहो कैसे, then in which direction will the moon begins to move if no other celestial body affects it। मुझे ना एक क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं सॉल्व करने में, इजी है, बट कभी कभी मुझे लगता है कि चलो उसने बोला सपोज ग्रेविटी ऑफ अर्थ बिकम 0 सडनली, तो मेरा पहला क्वेश्चन होता कैसे करोगे, यानी वैसे जैसे आपने ये क्वेश्चन पूछा तो वैसे मैं आपको पूछता हूँ कैसे करोगे 0, और चलो 0 हो गया तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अर्थ पे। व्हाट इफ, एक चैनल भी यूट्यूब बहुत अच्छा है व्हाट इफ करके, व्हाट इफ दिस हैपेंस, मतलब बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को वो कंसीडर करते और देखते क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो। पर चलो हम क्वेश्चन करते हैं। सपोज ग्रेविटी ऑफ अर्थ बिकम 0, इन विच डायरेक्शन मून विल बिगिन टू मूव। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का मतलब हेवनली ऑब्जेक्ट, मतलब हेवनली का मतलब तो समझ लो भगवान ने बनाए हुए हेवनली ऑब्जेक्ट्स, सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। तो लेट्स से ये हमारा अर्थ, ठीक है अर्थ, अरे अर्थ को हम सेंटर पॉइंट ले लो, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा छोटा सा पॉइंट अर्थ है ना। उसके आसपास कौन घूम रहा है, मून, ऐसा ये है मून, ठीक है, ये मून घूम रहा है, लेट्स एट दिस पॉइंट मून ऐसे घूम रहा है, करेक्ट।
अरे ऐसा मान लो वो पत्थर नहीं है, तो पत्थर ऐसा डोरी के साथ बांध के फ्रंट की सब ऐसा से कर रहे हैं हम, मतलब घूम रहा स्टोन स्टोन रिवॉल्विंग लाइक दिस। तो ये सर्कुलर मोशन आपका, मेरा एक वीडियो है सर्कुलर मोशन, मैंने फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा है ग्रेड 9 का मोशन, उसकी आई थिंक लास्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, नंबर याद है पर कॉन्सेप्चुअल वीडियो में लास्ट है, वो पूरा का पूरा यही है, मैंने पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। सो बेसिकली एट दिस पॉइंट, ये दिस पॉइंट वो कहा जाने की कोशिश करेगा, वो कहा जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो टेंजेंशियल क्या होगी इस पॉइंट पर, सर्कल की टेंजेंट क्या होगी यहाँ पर, तो वो यहाँ जाएगा, यहाँ इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इसलिए मैंने बोला ना वो कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस देख लो, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उस डायरेक्शन में मोशन, उसी डायरेक्शन में मोशन, और जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। वेलोसिटी किसके पीछे भागती है, तो मोशन किसके पीछे भागता है, वेलोसिटी का, और एक्सेलरेशन किसके पीछे भागता है, फोर्स के पीछे। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है टेंजेंशियल वेलोसिटी, इसी डायरेक्शन में क्या होगी, मोशन। ठीक है, सो सपोज ग्रेविटी, देन इन विच डायरेक्शन इट विल मूव, तो आंसर विल बी टेंजेंशियल। कौन सा भी टेंजेंट मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलो देखते क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, identical packets are dropped from two aeroplanes, one above the equator and other above the north pole at height h, मतलब height same है, height है। ठीक है, assuming all conditions are identical, will those packets take same time to reach the surface of earth? Justify your answer. Obviously no, जिसको पता है कि gravity depends on distance between the objects। एग्जाम्पल, हमारा अर्थ जो है वो सर्कुलर नहीं है, सबने झूठ बोला बचपन से, वो गोल नहीं है, गोला हमारा गोल नहीं है। ठीक है, ये हमारा अर्थ बेसिकली एक अंडे जैसा शेप है, उसका शेप कैसे, अंडे जैसा, अंडा है अंडा। ओके, काइंड ऑफ दिस ओवल शेप। तो एक पॉइंट बहुत दूर होता है, लेट्स से दिस इज फार, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, सेंटर से दूर, सेंटर से ज्यादा डिस्टेंस पे है, दूर, और एक होता है नजदीक, इसको हम बोलते हैं पोल। ठीक है, जनरल इस पे ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी ऑफ इक्वेटर, यहाँ पर ग्रेविटी ऑफ पोल जनरली यहाँ पर 10 होती है और यहाँ पर 9.8 जनरली। तो ग्रेविटी सर्फ नियर द सरफेस, नियर द सरफेस, दूर नियर द सरफेस, ग्रेविटी ऑफ पोल हम लेंगे ग्रेटर देन ग्रेविटी ऑफ इक्वेटर, मतलब कि एक्सेलरेशन, ग्रेविटी होती क्या है, एक्सेलरेशन एट पोल इज एक्सेलरेशन ऑन इक्वेटर। एक्सेलरेशन सॉरी ज्यादा है तो क्या ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा, एक्सेलरेशन ज्यादा है, एक्सेलरेशन ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा ही होगी, चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप करता हूँ एक हाइट एज पे, देखो फील करो, फील करो, एक हाइट एज से ड्रॉप कर दो एरोप्लेन से, मस्त एकदम, है ना। इनिशियली वेलोसिटी क्या होगी, 0, लेट्स से यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता है ना एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, फिर नहीं पता नहीं वीडियोस देख लो, क्यों कर रहे हो टाइम वेस्ट। कॉन्सेप्ट देखो, एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर मैं बोलता हूँ मीटर पर सेकंड, पर सेकंड मतलब कितना स्पीड में चेंज आया एक सेकंड में। लेट्स से हाइट से छोड़ा हमने, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी मीटर पर 0 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हुई 10। अब यहाँ से सॉरी यहाँ से तो ऐसे जाएगा, अरे जब इक्वेटर से हम ड्रॉप करेंगे तो इक्वेटर को यहाँ ड्रॉ करेंगे, देखो ऐसा इक्वेटर ऐसा होगा। ठीक है, नहीं सर कैसे इक्वेटर से ड्रॉप करेंगे, अरे नहीं बाबा, समझ में आ रहा है ना, ये इसके लिए धरती ऐसी है, ठीक है, इसके लिए धरती ऐसी है, समझ लो, ये नीचे तो नीचे गिरेगा यहाँ पर, ये यहाँ सेंटर में गिरेगा क्योंकि यहाँ से ग्रेविटी लगती है। ओके, तो लेट्स से ये इक्वेटर पॉइंट, इक्वेटर, सेम हाइट एच, सेम हाइट एच, यहाँ से हमने ड्रॉप किया, यहाँ से ड्रॉप किया, वेलोसिटी इनिशियल क्या थी 0, एक सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी 9.8, देखो किसकी ज्यादा है, इसके 10 इसके 9.8, तो सबसे पहले कौन रीच करेगा, एट पोल वाला, नॉट एट इक्वेटर। ठीक है, दोनों साथ में नहीं गिरेंगे धरती पे, पोल वाला पहले गिर जाएगा, इक्वेटर बाद में गिरेगा, सेम हाइट से, सेम हाइट से ड्रॉप करेंगे तो ऑब्वियसली हाइट तो सेम होनी चाहिए। ठीक है, फ्रॉम द सरफेस नॉट फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से नहीं, सेंटर से थोड़ी ना अलग होगी, सरफेस सेम होनी चाहिए, हाइट एच, हाइट एच। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। प्यारा सा क्वेश्चन था ना, बहुत एरोप्लेन से ड्रॉप कर रहे हैं और ठीक है, चलो बढ़िया। Alright, let's go for question number 9.
The weight of any person on the moon is about 1/6 times that on the surface of the earth. Obviously, हमें ये बोल रहा है कि weight on the moon is 1/6 weight on the earth. पता है, sorry, weight not mass. यहाँ पर everybody. Weight on the moon is 1/6 weight on the earth. Obviously, sorry, टच हो गया. Weight on the moon is 1/6 weight on the earth. Obviously, क्यों? क्योंकि gravity on moon is 1/6 gravity on earth. मास तो कांस्टेंट होता है, because weight is nothing but m into g. m तो कांस्टेंट है, मतलब अर्थ पे जाओ या मून पे जाओ, मास थोड़ी ना चेंज होगी. चेंज जो होगी वो क्या होगा? चेंज जो होगा वो क्या होगा? ग्रेविटी, नॉट दी मास. ठीक है, ऑलराइट. सो ओके, ही कैन लिफ्ट अ मास ऑफ 15 kg ऑन अर्थ. अगर अर्थ पे है तो मास कितना लिफ्ट कर सकता है? 15 kg लिफ्ट कर सकता है. ये लिफ्टिंग मास है. ठीक है, व्हेन ही लिफ्ट्स 15 kg ऑफ मास, तो फोर्स कितना लगाएगा? मतलब एक्चुअली वेट कितना होगा इस मास का? वेट कितना होगा ऑन अर्थ? ऑन अर्थ ऑब्वियसली 15 into 10, दैट इज 150 न्यूटन. मतलब बेसिकली कितना लिफ्ट कर सकता है? 150 न्यूटन. अगर फोर्स में पूछो कितना फोर्स वो अप्लाई कर सकता है, कितना अप्लाई कर सकता है? 150 न्यूटन. ठीक है, उसकी कैपेसिटी, मतलब बेसिकली इसकी कैपेसिटी होगी ना, ये उसकी क्या हो गई? कैपेसिटी. ठीक है, इसकी कैपेसिटी मतलब 15 किलो का, 15 150. क्यों 15 किलो खाली नहीं उठा रहा हूँ सर? कैसे 150 न्यूटन? 15 किलो है ना, 15 किलो तो उसका मास है. व्हेन वी पिक अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, बेसिकली हम अर्थ पे वर्क कर रहे हैं, और बोल मैं उसको नीचे खींचूंगा, बोलेगा नहीं हम ऊपर खींचेंगे. तो मेरी कैपेसिटी कितनी है अर्थ के अगेंस्ट काम करने की? 150 न्यूटन. तो मेरी कैपेसिटी 150 न्यूटन है, चाहे वो कहाँ पर भी जाओ. मेरे 150 न्यूटन तो मेरी कैपेसिटी है ही है. ठीक है, अर्थ की कैपेसिटी कितनी है वो पता नहीं, मेरी कैपेसिटी कितनी? 150 न्यूटन. अर्थ की तो बहुत ज़्यादा होगी, है ना. ठीक है, हाँ. व्हाट विल बी द मैक्सिमम मास व्हिच कैन बी लिफ्टेड बाय द सेम फोर्स? अगर फोर्स सेम रखो, ये फोर्स कितना है? 150 न्यूटन. सेम फोर्स रखो तो मून पे कितना मास लिफ्ट कर सकता हूँ? तो देखो, फोर्स इज m into g, दैट इज, अरे फोर्स होता क्या? वेट ही है ना यार, छोड़ो. द वेट क्या है? फोर्स ही है. कितना? 150 न्यूटन लगा रहा हूँ. सेम फोर्स बोला ना, सेम फोर्स. मास कितना लगा सकता हूँ? नहीं पता. लेट्स से न्यू मास इज m डैश. ग्रेविटी कितनी? किसकी? मून, क्योंकि मून पे देखना है. मून की ग्रेविटी कितनी? अर्थ से 10 टाइम्स कम. ठीक है, तो 150 इक्वल्स टू मास ऑन द मून, ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज सॉरी 1/6 नॉट 10, 1/6. ठीक है, ग्रेविटी इज 10, दैट इज 6. 0 0 कैंसिल, 15 6 दैट इज न्यू m. तो 15 6 कर लो, 6 5 30, 6 7 8 9. न्यू मास इज 90 किलोग्राम. मैं 90 किलोग्राम लिफ्ट कर सकता हूँ. अब कुछ बच्चे ये क्वेश्चन को ना लग रहे तो कि सर मास चेंज किस हो गया? अरे मैं सेम मास पे लिफ्ट नहीं कर रहा हूँ. मैं अर्थ पे जब करता हूँ 15 किलो का मास, तो मैंने अपनी कैपेसिटी कितनी दिखाई? 150. अगर सेम कैपेसिटी से मैं मून पे जाऊँ तो कितना मास लिफ्ट कर सकता हूँ? 90, क्योंकि मून की ग्रेविटी कम है. तो मून पे वर्क करना, मून की ग्रेविटी से वर्क करना ईजी है, इसलिए मैं ज्यादा मास कर सकता हूँ. अर्थ पे ज्यादा ग्रेविटी लगा तो मैं कम मास लिफ्ट कर रहा हूँ. समझ में आई बात? बढ़िया क्वेश्चन है. ओके, ऑलराइट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. कर दो, इरेज कर दो. ठीक है, ओके. चलो प्यारे बच्चों, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10. देखो धीरे धीरे करते क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंच गया ना. धीरे धीरे करते क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंच गया. ओके, कैलकुलेट द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ. Calculate the average density of Earth in terms of G, capital G and R. Density in terms of G, capital G and R. ठीक है, डेंसिटी पूछा ना. अरे एवरेज, हाँ ठीक है, डेंसिटी. डेंसिटी क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम. ठीक है, मास बाई वॉल्यूम. सो डेंसिटी इज मास किसका? अर्थ. वॉल्यूम किसका? अर्थ. ठीक है, ओके. तो लेट्स से अर्थ होगा, इसका रेडियस कितना है? RE. ये आर, ठीक है, आर ले लो, कोई. ये आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है, ये आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ. ये क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये जी डैश क्या है? सॉरी, जी कॉमा ये था. ये क्या है? हमारी ग्रेविटी. ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन. ठीक है, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन. मास के मास रखो. ठीक है, मास तो मास है हमारा. वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 स्फीयर है ना, पाई
आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब ये कैसे निकाले? डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी इज m/4/3 पाई आर क्यूब। चलो आर आ गया, पर जी और जी नहीं आया, कैसे करें? ठीक है, तो मुझे पता है एक चीज, स्मॉल जी इज जी m/r², है ना? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी m/r²। ठीक है, तो यहाँ से g r² बाई कैपिटल जी इज मास ऑफ अर्थ। और मास ऑफ अर्थ तो चाहिए नहीं, देखो मास तो लिखा ही नहीं कहीं पर भी, मास को रिप्लेस कर दो, g r² अपॉन कैपिटल जी 4/3 पाई आर क्यूब। r², एक क्यूब खत्म, 3 ऊपर चला गया, 3g अपॉन 4 पाई g इंटू आर, दैट इज द डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ जी कैपिटल जी एंड आर। तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। ऑलराइट, इट इज सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। ठीक है, चल लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों वापस बोल रहा हूँ, प्लीज पॉज करिए, ट्राई करिए, तभी मजा है। ठीक है, चलो नहीं भी आया क्वेश्चन, एटलीस्ट ट्राई करोगे तो दिमाग खुलेगा, नहीं तो डायरेक्टली ब्रेन फीड हो जाएगा ना कि मैंने पढ़ा ऐसे ऐसे ही कितना, शायद आपकी कुछ नई आइडिया लगे, है ना, वो आइडिया रह जाएगी दिमाग के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। The earth is acted upon by gravitation of sun even though it does not fall into sun. Why? ये कॉन्सेप्ट ना बहुत ही सिंपल लगेगा, पर है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट और डीप कॉन्सेप्ट है। बोल क्या रहा है? सन ही है ना, ये वाला सन, ये क्या हमारा अर्थ से घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? हमें लग रहा है कि सन उसको खींच रहा है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल, दैट इज अ सेंटर फोर्स, बेसिकली ग्रेविटेशन फोर्स है यहाँ पर। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन, और यू कैन से बाय सन ऑन अर्थ। ठीक है, तो बेसिकली सन अर्थ को खींच रहा है अपनी तरफ खींच रहा है, बट एट द सेम टाइम अर्थ घूम रहा था ना, उसके पास कुछ वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी से अर्थ घूम रहा है। बेसिकली इट्स नॉट सेंटर, एक सर्कुलर पाथ में होता है, वो इलिप्टिकल पाथ होता है। ठीक है, और वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होती, वेलोसिटी चेंज होती है। जब सन के नजदीक हो तो वेलोसिटी फास्ट होती है, सन के दूर तो अर्थ धीरे धीरे घूमता है, पर ऑन एन एवरेज 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूमता है। ये वेलोसिटी है। सर ये वेलोसिटी कहाँ से है अर्थ के पास? तो जब ये बना होगा सोलर सिस्टम, जब बिग बैंग थियरी या कोई भी पर्टिकुलर चीज हुई होगी, तो उसके पास ऑलरेडी वेलोसिटी होगी अर्थ के पास, और वो घूम रहा होगा कुछ वेलोसिटी से, और सन के नजदीक आया और सन उसको बोला चल घूम जा मेरे साथ, ये मेरे पास ग्रेविटी है, तो उसके पास कहीं ना कहीं से वेलोसिटी आई होगी। ठीक है, चलो, तो अब जब ये वेलोसिटी से घूम रहा है तो एट एवरी पॉइंट द वेलोसिटी इज चेंजिंग। नहीं सर, वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं, डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ पर होगी, यहाँ पर, तो डायरेक्शन चेंज मतलब velocity is changing in a circular motion. Speed can be same of an object, but velocity cannot be same. At magnitude of velocity can be same, but direction is always changing. Again, circular motion concept देख लेना। ठीक है, तो velocity is changing every point. अगर किसी का velocity change हो रहा है तो उसके पास क्या आ जाएगी? Acceleration. And because of this acceleration, इसके पास एक सूडो फोर्स आ जाती है। मैं उसको डीपली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा अभी छोटी सी वीडियो में, वो भी न्यूमेरिकल में। तो उसके बाद एक सूडो फोर्स आ जाती है, दैट इज अ फेक फोर्स, मतलब होता नहीं है, बट एक इफेक्ट देता है, इसलिए वो फोर्स को हम सूडो बोलते हैं। सूडो मतलब धोखे वाला फोर्स। जब धोखे वाला फोर्स आ जाता है और वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ लगता है, यहाँ देखो, यहाँ, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल। बेसिकली ये फोर्स कौन सा है? सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स। इसका डीप वीडियो कभी बनाएंगे, व्हाट इज सूडो फोर्स। बेसिकली आप ग्रेड 11 में जाओगे ना, तब एक्चुअली में डीप में समझोगे, अगर मैं जब बनाऊंगा वीडियोस, जब देखेंगे सूडो फोर्स क्या होती है। पर अभी के लिए एटलीस्ट एक झूठी फेक फोर्स है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है सेंटर से। तो बेसिकली ये उसको बोल रहे कि आजा, सर बोल रहा आजा, ये बोला नहीं मेरे पास वेलोसिटी, में जाऊंगा बाहर। ये दोनों क्या करती है? कैंसिल आउट करती है, और अर्थ क्या करता है? खाली घूमता रहता है, ना अर्थ सन के नजदीक जाता है ना सन से दूर जाता है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है प्यारे बच्चों, मजा आया? सर ये धोखे वाली फोर्स क्या होती है? अरे धोखा फोर्स होती है, सूडो फोर्स बोलते हैं हम, धोखे वाली फोर्स। उसको थोड़ा फील कर रहा है ना, सूडो फोर्स कैसी होती है। देखो, जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और एक्सीलेटर मारते हैं, मैंने गाड़ी पीछे जाऊंगा, गाड़ी इज गोइंग अहेड, मुझे पीछे छोड़ देगा बिकॉज ऑब्वियसली इनर्शिया। ठीक है,
या तो हम सडनली ब्रेक में लगा देंगे, जा रही गाड़ी ब्रेक लगा तो आगे चले गए, ओके, तब सुडो फोर्स आ जाती है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 12, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 12. How does the weight of an object vary with respect to mass and radius of the earth? In a hypothetical situation or hypothetical case, if the diameter of earth becomes half of its present value, if the diameter of earth becomes half, diameter of earth कितना हो जाता है, half of its a new diameter, the present value, तो radius भी कितना हो जाएगा, the new radius the half of the current radius. ये क्या है, old, ये क्या है, new, ठीक है, okay. And mass becomes 4 times the mass of the earth, new mass is 4 times the mass of the old earth, ठीक है. Then how the weight of an object on the surface of the earth be affected, ठीक है, अगर ये चीज आ गया तो सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है मैंने तो वो कैसे अफेक्ट करेगा. जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये प्यारा सा छोटा सा ऑब्जेक्ट, ये हमारी सेंटर पॉइंट, ठीक है, ये हमारा अर्थ. तो बेसिकली वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब व्हाट डू नो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट मतलब कि फोर्स, वेट मतलब होती क्या है, फोर्स, कौन सी फोर्स, जो अर्थ उसको खींच रहा है, जो अर्थ उस पर लगा रहा है ना, वही तो होती है वेट. वेट, अरे वेट मास थोड़ी होती है, वेट तो फोर्स होती है. मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि अर्थ उसको खींच रहा है, कितने वेट से, फोर्स बराबर है, तो कितने फोर्स से उसके वेट बराबर. व्हाट इज द वेट, mg, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है, यही वेट है. बट फोर्स, ये वेट आई कहाँ से, मतलब कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, अगर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो m1 m2 को खींच रहा है, m2 m1 को खींच रहा है. तो बेसिकली नेक्स्ट से m2 जब m1 को खींचता है तो फोर्स क्या होगी, इन दिस डायरेक्शन. ये कंसिडर करो m2 m1 को खींच रहा है ये डायरेक्शन में, कितनी होगी, जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, यही होगी ना, जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, ठीक है. तो पहले अगर तो फोर्स दैट इज नथिंग बट वेट ऑन ऑब्जेक्ट, यही तो है ना फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज वेट ऑन द ऑब्जेक्ट. ये वेट है जिस ऑब्जेक्ट की, वो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, यही तो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही तो है वेट आपकी. आपको क्या नहीं, वेट मास थोड़ी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, है ना. वेट ऑन ऑब्जेक्ट कितनी होगी, सॉरी अट्रैक्शन, ठीक है, कितनी होगी वेट ऑन ऑब्जेक्ट, जी m1, व्हाट इज mass of the object, let's say, what is capital M, earth upon r square. Now because the mass and radius of earth is changed, now let's see what is the change in the force. तो force क्या हो जाएगी, new force कितनी होगी, g will remain same, mass will remain same, that is mass of the object. The new mass of the earth is 4 times the older mass and the new radius is half time the older radius square, ठीक है. ये क्या बन गया, g 2 2 से 4, 4 ऊपर चला गया, 16 m by r square, that is a new force, ठीक है, न्यू फोर्स, ठीक है, न्यू फोर्स. ओल्ड फोर्स कितना था, gm by r square, ये कितना हो गया, 16 gm by r square. तो यू कैन ऑल्सो राइट, यहाँ पर कितना है m जस्ट 1, और यहाँ पर m कितना हो गया, 16 टाइम्स gm by r square. तो यू कैन ऑल्सो राइट 16 m into g, ये कितना लिखोगे, m into g, बिकॉज g इज नथिंग बट दिस ओनली ना, जी कितना होता है, gm by r square, ठीक है. ये क्या हो गया, 16 टाइम्स. तो फोर्स, द न्यू फोर्स क्या होती है, वेट ही होती है ना फोर्स, तो वेट कितना हो गया, 16 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल फोर्स का वेट दैट वाज एक्टिंग ऑन द मास, है ना. दिस वाज द आंसर. सो आंसर इज 16 टाइम्स. ओके, आई होप दिस इज वेरी मच सिंपल. अरे क्लियर हो गया ना, अरे यार आपने क्या कर दिया, पहले समझो वेट क्या होता है, वेट क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सर वेट नहीं समझा, अरे सर mg लिखते, सर आप ये क्या इतनी बड़ी फॉर्मूला लिखते, चलो ठीक, नहीं देख लो भाई, मेरे कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या फॉर्मूला, ठीक है, ये नहीं समझ में ऐसा नहीं, ठीक है, ठीक है. वेट क्या होती है, वेट, सर वेट तुम्हें पता है m into g होती है, ठीक है. m, व्हाट इज g तो पता है ना आपको, g क्या होती है, gm by r, हाँ सर याद है gm by r, ठीक, gm by r square, यही तो लिखा था gm by r square, दैट इज अ फोर्स, ठीक है. न्यू वेट कितना हो गया, मास तो सेम रहेगा, ओके, ग्रेविटी चेंज होगी, जी रहेगा, मास कितना होगा, 4 टाइम्स, रेडियस कितना होगा, हाफ, ठीक है, दैट इज m g, ये 2 2 4,
ये ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा 16 GM बाई आर स्क्वायर, 16 को बाहर निकाल, 16 M GM बाई आर स्क्वायर, ये क्या है M इंटू जी, और ये क्या है 16 टाइम्स बढ़ गया, यही तो मैंने बनाया था, ठीक है। अब किया, ऑल राइट, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 30. Let's go for question number 30. ओके प्यारे बच्चों, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. One is question number 13. Two objects of mass m1 and m2 having the same size are dropped simultaneously from height h1 and h2 respectively. Same size है, m1 दो अलग अलग मास है, same size है, and height h1 and h2 respectively. Find the ratio of the time they would take in reaching the ground. ओके पहले यहाँ तक देखते कितना रेशियो ऑफ टाइम, चलो ठीक है. ये ग्राउंड, ये ग्राउंड, ठीक है. लेट्स से ये हाइट h1, ये हाइट h1 और ये हाइट h2, ठीक है. अलग अलग है, ठीक है, h1 h2 अलग अलग. यहाँ पर है मास m1, यहाँ पर है मास m2, ठीक है. अगर हमने यहाँ से ड्रॉप किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. इसको टाइम कितना लगा, लेट्स से t1, इसको टाइम कितना लगा, लेट्स से t2. ऐसे जा रहा है वन डायमेंशनल मोशन, एक्सीलरेशन कौन सी, नीचे क्यों, नीचे कौन सा एक्सीलरेशन, जस्ट ग्रेविटी की. इसके नीचे कौन सा एक्सीलरेशन, जस्ट ग्रेविटी की. तो हमें पता है इक्वेशन वी कैन यूज एस इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर. क्यों, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट एंड वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है. एस कितना है माइनस h1, नीचे जा रहे तो नेगेटिव, नीचे जाएंगे तो सब नेगेटिव, ऊपर जाएंगे तो सब पॉजिटिव. ये हमारा सेकंड कन्वेंशन कितना है माइनस h1. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, हाफ व्हाट इज एक्शन, नीचे जा रहा है माइनस जी टी t1 स्क्वायर, ठीक है. ये माइनस माइनस कैंसिल, तो h1 विल बिकम माइनस जी बाई 2 t1 स्क्वायर. तो t1 विल बिकम कितना होगा, t1 रेशियो ऑफ हाइट पूछा, रेशियो ऑफ टाइम दे वुड टेक, रेशियो ऑफ टाइम पूछा, ठीक है. तो t1 स्क्वायर कितना होगा 2h1 बाई जी, तो t1 कितना होगा √2h1 बाई जी, ठीक है. Similarly, you do same thing for this. You will get time t2 is √2h2 by g. ठीक है. The ratio of time is t1 by t2. What is t1? √2h1 by g. t2 is √2h2 by g. g cancel, 2 cancel. Answer is root of h1 by h2. Simple. Root of h1 by h2. ठीक है, हो गया. सर ये तो मोशन का क्वेश्चन होगा, ग्रेविटेशन का. ठीक है. Will the ratio remain same if one of the object is hollow and other one is solid? अगर एक hollow हुआ और एक solid हुआ, मतलब एक खोखला है ऐसा है, ठीक है, एक ऐसा होगा, और एक पूरा solid object है ऐसा है, तो क्या फर्क आएगा? एक्चुअली प्रैक्टिकली थोड़ा फर्क आएगा अगर हवा हुई तो. पर अगर हम एयर को क्या करते हैं, निग्लेक्ट, कि हवा नहीं है तो कोई फर्क नहीं आएगा, बिकॉज दोनों पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी लगेगी, जी ओनली, ठीक है. नो ड्रैग फोर्स, ऊपर कोई फोर्स ही नहीं, ड्रैग है नहीं, तो दोनों पे ग्रेविटी लग रही है, कोई चेंज नहीं आएगा. सेकंड, बोथ ऑफ देम आर हॉलो, साइज रिमेन द सेम इन ईच केस. अरे कुछ भी कर दो, हॉलो करो, सॉलिड करो, मास अलग करो, मास सेम करो, अगर हम एयर को निगलेक्ट कर रहे हैं तो ग्रेविटी सेम लगती है, सेम टाइम पे नीचे आएगा अगर सेम हाइट पे है तो. अगर हाइट अलग लगी तो रेशियो ऑफ टाइम सेम आएगा, यहाँ पर हाइट अलग है तो रेशियो ऑफ टाइम सेम आएगा. इजी, ठीक है. ओके, let's go for the last question. Let's go for the last question of this beautiful NCERT exemplar session. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन. देखो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ एक क्वेश्चन करवाने की, ठीक है, और पूरा का पूरा ट्राई करेंगे जितना भी हो सके अच्छे से प्योर कॉन्सेप्ट दो, एकदम डिटेल में. तो आपकी भी फर्ज बनता है, आपका भी फर्ज बनता है कि जो भी क्वेश्चन मैंने पढ़ा है उसको ठीक से समझो, उसको प्रैक्टिस भी करो और पढ़ो, सोचो, नॉट जस्ट गेटिंग द मार्क्स एंड जस्ट सॉल्विंग इट. उसको सोचो, पोस्ट एनालिसिस करो, कैसा हुआ तो ऐसा क्यों, ऐसा ही हुआ तो ऐसा. साइंस को डेवलप करना है, फिजिक्स को डेवलप करना है, ब्रेन को लॉजिकल बनाना है, ना कि जस्ट रट्टेबाजी करनी है. ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन.
स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, इन द बोर्ड पे क्वेश्चन आ गया होगा, प्लीज ट्राई करिए, देखिए और प्लीज ट्राई करिए, पॉज करिए वीडियो एंड लेट्स ट्राई, एंड प्लीज ये क्वेश्चन का आंसर आप नीचे कमेंट में लिखिए सब लोग कि आपका आंसर आया या नहीं आया। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप प्लीज लिखिए कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर आया या नहीं आया, और आया तो क्या आया, नहीं आया तो क्या गलत हुआ आपके साथ। ओके, ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 14। The question number 14 says that a cube of side 5 centimeter is immersed in water. The cube होगा ऐसा नहीं है, let's say this is a cube है ना, ये हमारा क्यूब, ये हमारी 5, ये भी 5 और ये भी 5, ठीक है। ऐसे क्यूब क्यूब होगा तो ऑल साइड सेम। इफ ईच साइड ऑफ क्यूब अच्छा immersed in water और एक सॉल्ट सोल्यूशन, इन विच केस इट एक्सपीरियंस ग्रेटर बॉयंसी। देखो हमें पता है बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या है, रो ऑफ फ्लूइड ग्रेविटी एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। जितना वॉल्यूम फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है व्हेन वी इमर्ज द ऑब्जेक्ट इन द लिक्विड और फ्लूइड। तो हमें पता है डेंसिटी किस पे, बॉयंसी फोर्स किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे। ये क्या हमारी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बेसिकली इस पे डिपेंड करता है। तो अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो बॉयंसी बढ़ेगी। तो अगर हम नॉर्मल अगर वाटर लेते हैं तो उसकी डेंसिटी होती है अराउंड 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 kg पर मीटर क्यूब, है ना। बट अगर हम सॉल्ट सैचुरेटेड सोल्यूशन लेते हैं उसकी होती है अराउंड 1200, ठीक है, नज़दीक होता है। मुझे लगता है इतनी ही, मेरे ध्यान थिंक 1.2 ही होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 1200 होगी केजी पर मीटर क्यूब। तो देखो कि सॉल्ट सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जिसकी ज़्यादा डेंसिटी इसकी ज़्यादा बॉयंसी। तो ऑब्वियसली बॉयंसी फोर्स किसका ज़्यादा होगा, सॉल्ट सोल्यूशन का ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उतना बॉयंसी फोर्स, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगी, ज़्यादा प्रेशर में ज़्यादा फोर्स लगाएगी ऊपर की डायरेक्शन में। तो कौन लगाएगा, नमक। और अगर आपने मेरी वीडियो देखी है ये डेंसिटी वाली ग्रेविटेशन में ही जो बॉयंसी की कॉन्सेप्ट है ऑब्वियसली, तो मैंने क्वेश्चन भी दिया था, जब बोट रिवर में है, जब बोट सेम बोट अगर ओशन में है तो लेवल ऑफ वाटर किस में ज़्यादा राइज होगा, सी में या रिवर में। अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। If each side of cube is reduced to 4 centimeter and then immersed in water, what will be the effect on buoyancy? Obviously अगर आपने वॉल्यूम छोटा कर दिया तो buoyancy डायरेक्टली डिपेंड करती है वॉल्यूम पे। अगर वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया, अगर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट आपने रिड्यूस किया तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो buoyancy फोर्स भी क्या होगी, डिक्रीज ही होगी ना, ऑब्वियसली। एंड देखो ना फॉर्मूला डायरेक्टली है ना, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball weighing, okay, I need to clear this. तो पहले सॉल्व करना है, ठीक है, I need to clear this. इजी क्वेश्चन है ना यार, प्योर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था यार, इसमें कुछ बड़ी बात ही नहीं थी, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्चुअल बातें थी। ओके लेट्स गो फॉर 14 का बी, द लास्ट क्वेश्चन। अ बॉल वेइंग 4 kg ऑफ डेंसिटी, मास कितना है बॉल का, 4 किलोग्राम, 4 kg। डेंसिटी कितनी है, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट 4000 kg पर मीटर क्यूब इज कंप्लीटली इमर्स्ड। तो जितना वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है उतना ही क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हो जाएगी, कि पूरा का पूरा इमर्स्ड हो गया, बिकॉज कंप्लीटली लिखा है ना, कंप्लीटली इमर्स्ड। अरे मतलब ये देखो, ये कंटेनर, ये पूरा फ्लूइड, हमारा जो ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा अंदर है, जितना ऑब्जेक्ट वॉल्यूम होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही पानी डिस्प्लेस्ड हो गया ना, ठीक है। इमर्ज इन वाटर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड और ऑब्जेक्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड का डेंसिटी कितना है, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब में 1000। फाइंड द buoyancy force इफ ग्रेविटी इज 10। ग्रेविटी कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड करना है, buoyancy force। अगर ये कंडीशन इज गिवन है तो बहुत सिंपल है। buoyancy force क्या होती है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू ग्रेविटी इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितनी है, 1000। व्हाट इज ग्रेविटी, 10। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। पर यहाँ पर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जब इमर्स्ड ही है
तो जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा वही क्या होगा, फ्लूइड स्पेस का वॉल्यूम। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कहाँ होगा, यहाँ से मिलेगा, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, डेंसिटी ऑब्जेक्ट कितनी है 4000, मास कितना है 4, वॉल्यूम कितना होगा नहीं पता, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4 अपॉन 4000, दैट इज 1 अपॉन 1000 मीटर क्यूब। और जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है वही क्या वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड स्पेस, बिकॉज इट्स कंप्लीटली इमर्स्ड, है ना, ये वाला पार्ट इनटू कितना है 1 अपॉन 1000, ये 1000 कैंसिल, आंसर इज 10 न्यूटन। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, सो आई होप हर एक क्वेश्चन में मजा आया होगा। कॉन्सेप्चुअली हमने पढ़ा है, कॉन्सेप्चुअली पूरे क्वेश्चंस को हमने देखा है, तो ट्राई करिए, मजे करिए। ओके, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम ओलंपियाड से क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके बच्चों, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।